प्रमुख समाज सेविका सुहाना जैन, जो एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू है, ने समाज सेवा को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। वह समाज सेवा के माध्यम से देश की सेवा भी करना चाहती हैं। सुहाना जैन ने विभिन्न मौकों पर अपने कार्यों से यह साबित किया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं हैं। यदि उन्हें अवसर मिलता है तो वे समाज की किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। समाज सेवा के प्रति अपने समर्पण को दर्शाते हुए सुहाना जैन ने दिन रात मेहनत कर विभिन्न सामाजिक कार्यों से महारत हासिल की है। अपने जीवन के संघर्षों और समाज सेवा के अनुभवों को उन्होंने राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल न्यूज चैनल पर साझा किया। इस विशेष बातचीत के दौरान सुहाना जैन ने अपने सामाजिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय प्रस्तावना से संजय श्रीवास्तव के साथ उनकी इस चर्चा के कुछ खास अंशों को सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल न्यूज चैनल और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल समय समय पर समाज की विभिन्न उपलब्ध प्राप्त हस्तियों से आपसे मिलाता रहता है। आज उसी कड़ी में मैं आपको ले चल रहा हूं हरदोई जनपद की प्रमुख समाज सेविका सुहाना जैन के पास। आइए जानते हैं सुहाना जैन जी के बारे में। सुहाना जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे आपके समाज सेवा के क्षेत्र के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आप अपने बारे में कुछ करते हैं। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को रख सकूँ। आपका जो सवाल आया कि समाज सेवा के बारे में और मैं अपने बारे में आपको बताऊँ, तो मेरी जो पढ़ाई रही, मैंने MBA किया है और उसके बाद 10 साल की उम्र में मैंने अपने पिता को खोया था। तो हमारी लाइफ संघर्षों से भरी हुई रही और लेकिन उससे आगे निकलकर हम लोगों ने पढ़ाई करी और फिर उसके बाद शादी के बाद में एक ऐसे परिवार में आई जो हमेशा से समाज सेवा से जुड़ा रहा। तो मुझे समाज सेवा की जो प्रेरणा मिली वो अपने जो पिताजी हैं मेरे, सुमन जैन जी, उनके माध्यम से मुझे समाज सेवा की प्रेरणा मिली। विगत 12 वर्षों से जो है दिव्यांग कैंप कराया जाता है, हजारों लोगों को उपकरण का वितरण किया जा चुका है। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ी और मैंने अपनी संस्था वीरांगना सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान की शुरुआत करी। मैं उसकी अध्यक्ष हूँ और हम लोग इस संस्था के माध्यम से लगातार महिलाओं के लिए काम करते हैं। किसी भी तरीके की किसी को कोई भी जरूरत होती है रात में, दिन में, तो जितना हो सकता है हम लोग उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो बस यही है कि हम लोग चाहे बाढ़ पीड़ित लोग हैं या हम लोग समय समय पर जेल में जाते हैं, वहां पर जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको हम लोग जाकर के जो है उनसे बातें करते हैं तो उनको एक अलग प्रेरणा भी मिलती है। उनके लिए समय समय पर कभी कपड़े, बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान, इसके अलावा हम लोग दिव्यांगों को उपकरण, कंबल और आदि हम लोग वृक्षारोपण वगैरह। अभी आपने देखा है कि इस बार जो है काफी ज्यादा गर्मी पड़ी है, तो हम लोगों ने वृक्ष भंडारे का आयोजन किया जिसके माध्यम से हम लोग लोगों को वृक्ष वगैरह वितरित करते हैं। दिवाली आती है या कोई भी त्योहार आता है तो हम उस त्योहार के ही आधार पे जरूरतमंद जो भी लोग होते हैं उनको हम वो सामग्री वितरित करते हैं। तो ये एक समाज सेवा के माध्यम से हम लोग ये चीज करते हैं। आपने जो समाज सेवा के बारे में इतनी पृष्ठभूमि बताई, जैसा कि आपने बताया कि आप 10 वर्ष में आपने अपने पिता को खोया, उसके बाद आपका विवाह हुआ, आपकी एजुकेशन पूरी हो गई और ऐसे परिवार में आपका विवाह हो गया जहां आप घर में बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकती थी और सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से सारे आयाम आपके घर में उपलब्ध है। उसके बाद भी आपने सड़क पे निकल के, घर से सड़क पे निकल के समाज सेवा का जो क्षेत्र चुना, क्योंकि समाज सेवा के माध्यम से आप राजनीति में भी जा सकती हैं। तो आप ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको महिला होने का कोई कारण या महिला होने का कोई कष्ट आपको लगता है कि समाज में जाकर के महिलाओं को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आप इसके बारे में अपने कुछ पर्सनल अनुभव मुझको बताइए। देखिए, मैं इस चीज से बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगी कि एक महिला होने के नाते मैंने बहुत सारे कष्टों का सामना किया है और मैं कहूंगी कि एक महिला होना अपराध नहीं है।
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे महिला बनाकर भेजा। लेकिन मैं अगर समाज की बात करूँ तो मैंने 10 वर्ष में अपने पिता को खोया। उसके बाद हमारा जो जीवन रहा वो संघर्षों से भरा रहा, और एक महिला का जो जीवन होता है खासकर, उसको अगर किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रही है तो उसको बहुत सारी जो है उतार चढ़ाव का, बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। वो सारी चीजें मेरे साथ भी आई जिन्हें लेकर मैं कभी टूटी नहीं, और हम लोगों ने संघर्ष करके अपनी पढ़ाई भी अपने जॉब के साथ साथ ही हमने MBA किया और कंप्लीट करी। और चूंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रही तो जॉब करी हमने, वहां पे भी कई तरीके के लोग मिले, लेकिन उन सब का सामना करते हुए मैं हमेशा से आगे बढ़ी। उसके बाद मेरा विवाह हुआ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे अपने परिवार से प्रेरणा मिली समाज सेवा की। और आपने कहा कि मैं एक सम्राट परिवार से हूं, मैं अगर नहीं भी निकलती तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन समाज सेवा मैंने इसलिए चुनी कि वो एक आत्मसंतुष्टि उससे प्राप्त होती है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं और उसके चेहरे पे हंसी आती है तो वो हमें एक सुकून देती है। और समाज सेवा के साथ साथ मुझे जो देश सेवा का भी मौका मिले, इसीलिए मैंने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। और जैसे कि अगर मैं राजनीति के क्षेत्र में आपसे जो है अपना अनुभव साझा करूं एक महिला होने के नाते, तो देखिए क्या होता है कि कई बार मैं बात करूंगी अगर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो उन्होंने महिलाओं के लिए हमेशा से बहुत सारी योजनाएं वो लेकर के आए। यहाँ तक कि जब नया संसद भवन बना तो सबसे पहला जो बिल पास हुआ 33% आरक्षण का, वो महिलाओं को लेकर ही हुआ। और जब मैं देखती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाएं इतनी सुरक्षित है कि वो राजनीति में काम कर पा रही हैं, लेकिन वहीं पे मुझे थोड़ी सी निराशा होती है जब मैं लोकल स्तर पे देखती हूँ कि कोई महिला अगर आगे बढ़ रही है और कोई पुरुष अगर उसका सहयोग कर देता है तो उसके बारे में लोग भांति भांति की बातें करते हैं, कहीं भी बैठकर उल्टी टिप्पणी करते हैं या हंसी मजाक बनाते हैं। अगर इन चीजों का सामना मुझे करना पड़ता है, मैं कई बार जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कोई हंस रहा है, लेकिन मैं उस चीज को बिल्कुल भी माइंड नहीं करती, क्योंकि मुझे उनकी जो तुच्छ मानसिकता है उस पर मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे उनकी तुच्छ मानसिकता पे तरस आता है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप किसी की भी मदद नहीं कर सकते हैं तो आप मत कीजिए, लेकिन अगर कोई दूसरा किसी की मदद कर रहा है तो कृपया आप उसके बारे में ऐसी बातें ना करें। क्योंकि अगर मैं हमेशा से देखिए ये मानती हूँ संजीव जी की जो महिला और पुरुष है वो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, और गाड़ी हमेशा दोनों पहियों पे ही चलती है। महिला चाहे जितनी भी आत्मनिर्भर है, सशक्त है, लेकिन फिर भी उसे एक पुरुष की आवश्यकता हमेशा पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। जैसे कहा जाता है कि किसी भी पुरुष की तरक्की के पीछे एक महिला का हाथ है, तो मैं ये मानती हूँ कि एक महिला की तरक्की में भी एक पुरुष का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो आपका भाई हो, आपका पति हो, आपका दोस्त हो। तो मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा रोल है, और अगर कोई भी किसी महिला को सहयोग करता है तो कृपया आप उसको गलत नजरिए से ना देखें, क्योंकि वो इंसान गलत नहीं है, आपका नजरिया गलत है। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ अपने लोकल स्तर की, तो मैं इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली भी कहूंगी, क्योंकि जो हमारे माननीय नरेश अग्रवाल जी हैं, जिन्हें मैं राजनीति में अपना राजनीतिक गुरु, अपनी प्रेरणा मानती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो मैं जब भी कोई कार्यक्रम करती हूँ तो हमेशा उन्होंने मंच के माध्यम से मेरा नाम लिया, मुझे सहयोग किया, एक मजबूती के साथ वो खड़े रहे, तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और साथ ही साथ जो अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं बब्बन, आदरणीय अजीत सिंह बब्बन भैया जी, वो भी हमेशा जो है मतलब अपने कार्यकर्ताओं को, चाहे वो महिलाएं हों, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से वो तत्पर रहते हैं, और उनके काम के आधार पर वो चयन करते हैं। तो मैं अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस करती हूँ, लेकिन कहते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टिप्पणी करके बराबर डिमोरलाइज करने का काम करते हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में इतने संघर्षों का सामना किया है कि मेरे ऊपर उनकी बातों का कोई फर्क नहीं है। मैं आगे बढ़ना मैंने शुरुआत करी है और मैं आगे जरूर बढ़ूंगी। ठीक है स्वाना जी, आपने जो बातें रखी, निश्चित रूप से समाज की जो गाड़ी है वो 2 पहियों पे चलती है, जिसे महिला और पुरुष कहते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने कही कि अगर किसी महिला को आगे बढ़ाने में, किसी पुरुष को आगे बढ़ाने में किसी महिला का हाथ है, तो बराबर की भागीदारी में पुरुष का भी उतना दायित्व है, और दायित्व होना भी चाहिए जो एक महिला को आगे बढ़ाने में होता है। क्योंकि महिला के बिना हमारे भारतीय समाज की कल्पना शायद नहीं पूरी होगी, ऐसा हम लोग भी मानते हैं। राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल के माध्यम से महिलाओं के संवर्धन हेतु, महिलाओं के अधिकारों के हेतु और उनके उत्थान के लिए सरकार जो कार्य कर रही है वो तो कर ही रही है, सभी को जग जाहिर है। लेकिन हम लोग मीडिया पर्सन होने के नाते भी आप लोगों की आवाज को प्रखरता से समाज के बाहर ले जाएं और हमेशा आपकी बात को वहां तक पहुंचाएं जहां तक आप जाना चाहती हैं।
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि जो आपके साथ चलने वाली महिलाएं हैं, जो आपने जिन सज्जन का नाम लिया वो राजनीतिक गुरु हैं, आपके हरदोई में एक मूर्धन्य राजनीतिक रूप में उन्होंने एक प्रतिष्ठा प्राप्त की है। हरदोई जनपद में बहुत सारे लोग सफल हुए हैं राजनीति में, वो उनको अपना गुरु मानते हैं। आपने भी उनको अपना राजनीतिक गुरु माना, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जिन महिलाओं को इस प्रकार का संघर्ष करना पड़ रहा है और वो आगे जाना चाहती हैं, कहीं न कहीं समाज उनका साथ नहीं दे रहा है, आप उन महिलाओं के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं उन महिलाओं से यही अपील करना चाहूंगी कि देखिए, नारी के बहुत सारे रूप होते हैं। नारी अगर सौम्य है तो नारी काली और शक्ति का भी रूप है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने परिवार को और समाज को साथ में लेकर चलें और उनकी सहभागिता से हम सब कुछ करें। लेकिन अगर हम अपने जो है समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम धर्म के रास्ते पे जाना चाहते हैं या कुछ अच्छा करें और फिर भी अगर समाज हमें पीछे कर रहा है, तो आप अपनी हिम्मत ना हारें, अपने आप में अपनी शक्तियों को पहचानें और हमेशा आगे बढ़े, लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए। तो आप जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ी हैं, डेफिनेटली वो आपको एक न एक दिन जरूर हासिल होगा। धन्यवाद। तो ये थी सुहाना जैन जी। हरदोई की समाज सेवा में हर बच्चे के जवान पे आपका नाम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल पे अपने विचार रखने के लिए। नमस्कार।